आपने कभी मेंढक तौले हैं? तो मेंढक तौलने का जो काम होता है वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक मेंढक को आप रखेंगे दूसरा कूद जाएगा। जो कि राहुल गांधी जी जो हैं वो इस बात को लेकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी हो। तो देश की सियासत में एक बार फिर बंगाल के बाद खेला होबे, जी हां, खेला होबे नारा दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा और कहा जा रहा है कि अब हमारे देश में एक बार फिर खेला होबेगा। लेकिन इस खेल का कैप्टन होगा कौन? आखिर क्या पूरा विपक्ष एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? वाइस कैप्टन कौन होगा? गोलकीपर कौन होगा? इस तमाम सवाल जो हैं वो इस समय कौंध रहे हैं। कोशिशें जारी हैं, कोशिश जारी है और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी लगातार कभी सोनिया गांधी जी के साथ तो कभी दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हो रही हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या उन्हें चुन लिया गया है विपक्ष के एकमात्र नेता के तौर पर, तो वो गोलमोल जवाब देती हैं, यानी कि अभी तक पूरी तरह से बात बनी नहीं है। तो ये क्या बात बन पाएगी? क्या समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? और ये एकजुटता क्या मोदी सरकार को आने वाले चुनावों में हरा पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। लिहाजा बहुत ही खास मेहमान इस समय स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री के अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। सर, क्या खेला होगा? कोशिश की जा रही है बंगाल की तर्ज पे पूरे देश में खेला होबेगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल दिख रहा है आशुतोष, क्योंकि ममता दीदी 5 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची हैं इस उम्मीद के साथ कि वो विपक्ष को एकजुट करेंगी। और लेकिन दिक्कत ये है आशुतोष, जो आपने कहा कि एक बस तैयार की जा रही है प्रशांत किशोर की तरफ से, जो इस समय विपक्ष के चाणक्य माने जा रहे हैं, जो चाणक्य की तरह पूरी राजनीति पी के तैयार कर रहे हैं। बंगाल में जो जीत हो गई, हालांकि याद होगा आपको, पीके ने कहा था बंगाल चुनाव से पहले ही, जो क्लब हाउस चैट बड़े फेमस हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा उनको खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि बंगाल में दीदी जीत जाएंगी और टीएमसी इतना ज़बरदस्त बहुमत लेकर के आएगी। हालांकि बीजेपी ने भी बुरा नहीं किया, 3 से 77 सीट पहुंचना भी एक उपलब्धि है उनके लिए। हालांकि माना ये जा रहा है कि वहाँ जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी रणनीति तैयार कर रही थी। लेकिन वहाँ जो भी हुआ उससे बड़ी टीएमसी में उत्साह आया, खासकर ममता बनर्जी में बहुत उत्साह आया और पीके को आगे करके एक रणनीति तय की गई। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, सोनिया गांधी से भी मुलाकात की, प्रियंका गांधी, इन तीनों के साथ एक साथ मुलाकात करना बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये तीन एक साथ किसी से मिल लें तो एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि कांग्रेस बहुत अच्छा राजनीति में जो चुनाव में अच्छा नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस और गांधी परिवार की एक ऑरा है, राजनीतिक ऑरा है। तो कोशिश पीके ये कर रहे हैं कि एक बस तैयार की जाए, उस बस में सारे विपक्षी दलों को सवार करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, सरकार बनाने तक ले जाया जाए। लेकिन सवाल वही है जो आपने कहा कि फिर आखिर उस बस का ड्राइवर होगा कौन? अच्छा, ड्राइविंग सीट पे कौन ये सवाल बैठेगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। ये जो कोशिशें हैं ये ममता बनर्जी ही करती नजर आ रही हैं। होना तो ये भी चाहिए था कि अगर वो इतनी बड़ी उन्होंने विजय हासिल करी और ऐसे वक्त पे जब मोदी वेव को कोई नहीं रोक पा रहा है, लगातार मोदी जी जो है चुनाव रथ पे जीत हासिल करते जा रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी ने बंगाल में न केवल बीजेपी के रथ को रोका बल्कि एक बहुत ही कहा जा सकता है कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है। तो समूचे विपक्ष को उनको बुलाकर कहीं ना कहीं इस तरह का आयोजन करना चाहिए था, लेकिन वो खुद वो तमाम जगह जा रही हैं और अपनी ताजपोशी खुद करने की कोशिशों में नजर आ रही है। जो उनको जब कोल्ड शोल्डर मिलता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं साहब, अभी तो पहले सब हो जाए। तो ये एक तरफा कोशिश की जाएगी ममता बनर्जी की, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कोशिशें तो सब जगह है लेकिन अभी भी समावेश नहीं हो पा रहा है? देखिए, जब मीडिया ने उनसे पूछा, करीब 60 पत्रकार थे, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, कैमरा अलाउ नहीं था और छापना भी अलाउ नहीं था। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड में भी बातें सामने आती हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या दीदी आप चेहरा होंगी, तब वो कन्विंसिंग नज़र नहीं आई, क्यों उनको लगा नहीं। उन्होंने कहा कि अभी इस बात का कोई वो नहीं है, जद्दोजहद नहीं है कि चेहरा कौन होगा, वो वक्त आएगा तो वक्त पे पता चलेगा।
आपको याद होगा कि 2019 के आम चुनाव से पहले लोकसभा के 2018 में कर्नाटक में ऐसी ही एक कोशिश हुई थी और बहुत ज़ोर शोर से चंद्रबाबू नायडू ममता दीदी के साथ बहुत ज़्यादा आगे थे और चंद्रबाबू नायडू ही सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय की तस्वीरें यदि आप याद करें तो पूरा विपक्ष एक मंच पे खड़ा होके ममता दीदी, चंद्रबाबू नायडू, बाकी शरद पवार और सारे लोग सब हाथ ऊंचा करके और एकता बनाने की कोशिश की थी। 2018 की तस्वीर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कर्नाटक में। तो लेकिन उसके बाद 2019 का परिणाम क्या हुआ? तो वही स्थिति जो है अब फिर बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्षी एकता के नाम पर। लेकिन आशुतोष, आपने कभी मेंढक तौले हैं? तो मेंढक तौलने का जो काम होता है वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि एक मेंढक को आप रखेंगे दूसरा कूद जाएगा। तो विपक्षी एकता जो है सबकी महत्वाकांक्षाएं आशुतोष बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी विपक्षी दल हैं, एक तो सब क्षेत्रीय पार्टी हैं और सबके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जबकि कुर्सी एक है। तो अभी तो शरद पवार भी थोड़ा खींचे से हैं। हालांकि उनकी मुलाकात ड्यू है अभी ममता बनर्जी से, लेकिन अभी वो भी खींचे से हैं। अभी जो राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के दिल्ली में रहते हुए संसद भवन में जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, परसों की बात है, विपक्षी दलों की जब बैठक बुलाई तो उसमें शिवसेना भी थी, जबकि शिवसेना यूपीए का भी घोषित रूप से हिस्सा नहीं है। शिवसेना उस बैठक में थी लेकिन टीएमसी नहीं थी। आप ममता बनर्जी की पार्टी ही नहीं थी उसमें। हाँ, जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के शायद उसमें बड़ी भूमिका थी कांग्रेस की। हाँ, लेकिन वो वही उसी मीटिंग की बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे जो उनके बड़े नेता हैं, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस को इनविटेशन नहीं दिया गया था। तो बिटवीन द लाइंस कोशिश कीजिए समझने की कि किस तरह से विपक्षी एकता होगी जब आप एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको बैठक में नहीं बुला रहे हैं। तो कैसे विपक्षी एकता मतलब होगी? इसको और यूँ दूसरा, समझा जाए सिर्फ कांग्रेस पार्टी या जो कि राहुल गांधी जी जो हैं वो इस बात को लेकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भाई विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी अपना उस दर्जे को नहीं खोना चाहती है, और अगर वो ऐसा करती है तो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं जो उनके पास एक थोड़ी सी साख बाकी बची है वो भी खत्म हो जाएगी कि सब रीजनल पार्टियों को टेक ओवर करके एक रीजनल नेता विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं। तो राहुल गांधी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने के जो बार बार प्रोजेक्शन होता है उसको भी बड़ा सेटबैक लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है। जितनी विपक्षी दल हैं, जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब पारिवारिक पार्टियां हैं, सब परिवार को लेकर के चल रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, या जितने भी लोग हैं, सब एक तो क्षेत्रीय पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं। तो बीजेपी इस बात को बड़ा इशू बना रही है और मुझे लगता है जनता भी समझती होगी कि सोनिया गांधी कभी मंजूर नहीं करेंगी कि उनका बेटा प्रधानमंत्री ना बने और कोई और, भले ही वो ममता दीदी ही क्यों ना हो, कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। तो ममता दीदी के नेतृत्व के पीछे चलना इन सब दलों के लिए बड़ा मुश्किल है, और इनको किस तरह से एकत्रित किया जाए ये भी पीके के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय जितनी रणनीति बना रहे हैं वो पीके की जो संगठन है वही बना रहा है। तो कैसे उनको एक साथ लाएंगे और किस तरह किसको लीडर बनाएंगे, ये एक बहुत कठिन सवाल है जो 2024 से पहले के आम चुनाव से पहले तय हो पाना अभी तो बड़ा कठिन नज़र आ रहा है। और ममता दीदी जो एस्पिरेशन लेकर के दिल्ली आई हैं, देखिए पहले दिन जब वो आई तब खेला तो उनके साथ हो गया। जैसे ही वो लैंड करी, येदियुरप्पा ने रिज़ाइन किया, तो बड़ी खबर क्या बनी, येदियुरप्पा का रिजिग्नेशन। उसके अगले दिन मम्मी ने बेटे को ट्रैक्टर थमा दिया, तो बड़ी खबर क्या बनी, ट्रैक्टर चलाते हुए राजीव गांधी। और उसके बाद बम्बई, वीआर बम्बई जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए, तो पूरे दिन उस पर खबर चली बम्बई के। तो किसी भी बड़े अखबार में, बड़े अखबार मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार में या टीवी चैनल में ममता दीदी को उतना महत्व नहीं दिया गया खबर को, और ये सारी खबरें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा में जो लोकसभा के जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है वहाँ पर जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग को भी हाईलाइट किया गया। तो जो दूसरी खबरें, अन्य खबरें सामने आईं
जो ममता दीदी के दौरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो उनको प्रमुखता मिल गई और ममता दीदी पीछे हो गई। तो कवरेज के हिसाब से भी देखा जाए तो दूसरी खबरें ज़्यादा बड़ी पेश हो गई उसी दौरान, और ममता दीदी का जो है जो वेटेज मिलना चाहिए था, जो सोच वेटेज के वो आई थी, वो नहीं मिल पाई। एक अंतिम सवाल मैं जरूर समझना चाहूंगा सर आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी को हम देखें तो ये बात भी तो सच्चाई है सर कि अगर वो रीजनल पार्टी से जब मुकाबला करने बीजेपी उतरती है तो उतनी सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। यूँ कहें कि उस पराजय का सामना करना पड़ता है। हमने बंगाल में देखा, हमने झारखंड में देखा, हमने तमिलनाडु में भी देखा, और कहीं ना कहीं उड़ीसा में भी हमने देखा कि बीजेडी जो है वहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ते हैं बनस्पत कांग्रेस पार्टी के पिछले दिनों के अगर हम परफॉर्मेंस को देख लें, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। यानी कि जब बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होता है जो कि राष्ट्रीय दल है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एडवांटेज में रही है, मतलब स्कोर कार्ड अगर हम देखते हैं तो। लेकिन जब यही स्कोर कार्ड हम रीजनल पार्टी के अगेंस्ट में बीजेपी का देखते हैं तो बीजेपी को यहाँ पर पराजय ज्यादा हासिल हुई है। तो अगर ये रीजनल जो पार्टी है वो चुनाव से पहले अगर एक होते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती तो बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती बन पाएंगे, मतलब कोशिश जरूर हो रही है। देखिए, जिस तरह से घेरने का प्रयास हो रहा है ममता बनर्जी की, मतलब मैं फिर से माफ़ कीजिएगा ममता बनर्जी पर आ रहा हूँ क्योंकि विषय वही है। बेचैनी इसलिए समझ में आ रही है कि नंदीग्राम वो हार गई, उन्होंने बंगाल जीत लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन नंदीग्राम अपना खुद का चुनाव हार गई। अब उनके लिए भवानीपुर में जो उनकी पारंपरिक सीट है उससे जो जीते थे टीएमसी के, उन्होंने रिज़ाइन किया इनके लिए सीट खाली करने के लिए। लेकिन उसी दौरान चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि हम अभी कोरोना के कारण बाई इलेक्शन नहीं करा सकते। उसका कारण क्या है? मद्रास हाई कोर्ट ने बंगाल चुनाव के दौरान और बाई इलेक्शन जो होने थे तमिलनाडु में जो चुनाव चल रहे थे उस समय आम चुनाव, उनको लेकर के जो एक कड़ी टिप्पणी की चुनाव आयोग पे कि उनको उनके अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए, उनके पदाधिकारियों को फांसी चढ़ा देना चाहिए, इस तरह की जो जिस प्रकार की बातें आई, तो चुनाव आयोग इस समय बड़ा रिजिड हो गया कि हम इस समय बाई इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि कोरोना गया नहीं, और कोरोना के बीच में हम बाई इलेक्शन नहीं करा सकते। ममता बनर्जी के सामने चुनौती यह है कि वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के जरिए वो मेंबर नहीं हो सकती, बाई इलेक्शन अभी हो नहीं सकता। तो 6 महीने की उनके पास चुनौती है कि 6 महीने में यदि वो सदस्य नहीं बनती हैं किसी भी सदन की तो मुख्यमंत्री पद से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो अभी तो ममता बनर्जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उधर जो पोस्टपोल वायलेंस हुई, उस पोस्टपोल वायलेंस को लेके जो एनएचआरसी की जो जांच हुई और उसकी जो रिपोर्ट हाई कोर्ट के निर्देश पर हुआ था, तो हाई कोर्ट में पेश हुई, तो हाई कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस बने हैं राजेश बिंदल, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच जो है वो एनएचआरसी की रिपोर्ट पे सुनवाई कर रही है। तो ममता बनर्जी के सामने ये सब भी चुनौतियां सामने हैं जो हाई कोर्ट में चल रहा है। उसी पोल वायलेंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला दर्ज है, वहाँ भी सुनवाई जारी है। तो ये सारे जो चैलेंजेस ममता बनर्जी के सामने हैं, और ये देखना कि वो किस तरह मुख्यमंत्री का पद बचाए रख सकती हैं। तो अभिषेक बनर्जी भी मुख्यमंत्री अभी नहीं बन सकते क्योंकि सांसद हैं, तो उनको भी यदि है तो वो 6 महीने के लिए बन पाएंगे। तो किस तरह से इस चुनौती को वो पार पाएंगी? ठीक है, बंगाल में खेला होबे हो गया, लेकिन देश में खेला होबे करने के लिए ममता बनर्जी एक सर्वस्वीकार्य चेहरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बंगाल के बाहर, जैसा कि उन्होंने कहा कि साहब जब गुजरात से आकर के 2 गुजराती पूरे देश पे राज कर सकते हैं, तो बंगाल से आकर के एक बंगाली क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? तो सवाल ये है कि उनका चेहरा कहाँ तक पहचाना जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे को स्वीकार्यता है? क्या राजस्थान में उनके चेहरे को स्वीकारता है? मध्य प्रदेश में है क्या? और जो पूरे देश की बात है, तो मोदी एक चेहरा, मोदी की एक पहचान, मोदी की एक क्रेडिबिलिटी, और पहले तो ये तय कर लें कि कौन नेता होगा विपक्ष का, कौन फेस होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तो उसी में बहुत खींचतान है आशुतोष। तो वो यानी कि राह बहुत कठिन है और खेला होबे बोले से खेला नहीं होगा, और यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरा मंच सजाना पड़ेगा और तमाम जो किरदार है उसको पहले सेट करने होंगे। और जिस तरह से सर ने कहा कि मेंढक तोलने वाला काम है ये, तो इस मेंढक को तोलने वाला काम आखिर करेगा कौन? और जब ये पूरा काम हो रहा होगा उस समय बीजेपी की निगाह किस पर रहेगी और किस तरह से खींचतान होगी? क्या वाकई में जो पार्टी अभी एकजुटता का दावा कर रहे हैं वो यूपीए के तहत ये चुनाव लड़ेंगे, या कोई नया जो फ्रंट बनेगा, या
एनडीए में फिर उनकी कैसे की वापसी हो जाती है, ये तमाम जोड़ गुणा भाग उनके रीजनल फैक्टर्स यानी कि क्षेत्रीय फैक्टर्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो अपने पहले निजी हित को देखेंगे, अपने राज्य को देखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि केंद्र में उनकी क्या स्थिति बन रही है। तो पहले अपना गढ़ वो मजबूत करना चाहेंगे। जब अपना गढ़ मजबूत करने के लिए जाते हैं तो फिर वो बिखराव होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कौन पार्टी कितनी सीट वहाँ पे छोड़ेगी। जब आप गठबंधन करेंगे तो आपके गठबंधन के दलों को वहाँ पे अपनी सीट देने पड़ेगी। तो ऐसे दौर में जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपनी सीट किस हद तक वो सरेंडर करेंगे या दूसरे दलों को मौका देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका किला खतरे में पड़ जाता है उनके राज्यों में। तो ये बहुत ही कहा जा सकता है कि एक बड़ा हरक्यूलिस टास्क है, और ये कागजों में संपूर्ण विपक्षी एकजुटता जब बोलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अभी से उसके आफ्टर शॉक जैसे कि के सर ने बताया कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक जो राहुल गांधी जी ने बुलाई थी उसमें खुद टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम बातें बहुत फिलहाल तो बहुत अच्छी लग रही हैं विपक्ष के इतिहास से कहा जा सकता है, लेकिन उसको धरातल पर लाना कितना मुश्किल है इस चर्चा में आपको पता चल चुका होगा। इस चर्चा को लेकर आपके क्या विचार रहे हैं, आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको तमाम डिटेल्स मौजूद है हमारे अकाउंट्स की, आप उसमें हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी कुछ आने वाले दिनों में हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल आपके दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।